हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा करंट टॉपिक है 2020 का। और वैसे आप जानते हैं कि हमेशा हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सवाल उठता रहता है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है, जिससे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आए और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चेंजेस हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे होंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि 5+3+3+4 क्या होता है। इस पर बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यार किस तरीके का पैटर्न होगा, क्या होगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे, सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जैसा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2019 में ही बन चुका था। उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी इस शिक्षा नीति पर काम कर रहे थे। बाद में रमेश पोखरियाल जी मंत्री बनने के बाद इस पर काम कर रहे थे। तो प्रकाश जावड़ेकर जी और रमेश पोखरियाल जी दोनों ने मिलकर शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद उसकी खास खास बातें सबको बताई। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने के लिए जो दो समितियां बनाई गई थी, उनके फर्स्ट समिति के चेयरमैन थे TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरे हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। कस्तूरीरंगन जी पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं इसरो के। तो ये दो चेयरमैन हैं, जो दो समितियां बनाई गई थी उनके ये चेयरमैन हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप MHRD भी बोलते हैं, उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब हमारी खुद की एक एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी। हम बोल सकते हैं कि एक शिक्षा मंत्रालय है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्कूली शिक्षा, जो सबसे पहला जो बेस बच्चों का होता है वो स्कूली शिक्षा होता है। तो स्कूली शिक्षा का जो पैटर्न था 10+2 का पैटर्न, अब वो पैटर्न खत्म हो चुका है। अब जो नया पैटर्न आया है वो आया है 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो जो इस पैटर्न है, इस पैटर्न में सबसे पहले हम बात करेंगे 5 कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। कि जैसे बच्चा सबसे पहले प्ले स्कूल जाता है, या फिर मान लीजिए आप नर्सरी, LKG, HKG और उसके बाद क्लास 1, क्लास 2। तो ये 3+2 5 पूरा 5 मिला के इसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग का 5 होगा ये होगा फाउंडेशन स्टेज। और इसमें आपका LKG, नर्सरी, LKG, HKG और क्लास 1 और 2, इसमें बच्चों को खेल के हिसाब से सिखाया जाएगा। इस हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा। जो नेक्स्ट 3 ईयर होंगे, 5 के बाद जो 3 होगा वो स्टेज होगी प्राथमिक चरण की। वो स्टेज क्या होगी? प्राथमिक चरण की होगी, जो कि कक्षा 3 से 5 तक होगी। जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो कक्षा 3 से 5 तक होगी, जिसको प्राथमिक चरण बोला जाएगा। और जो उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज होगी वो मिडिल स्टेज होगी, जो कि कक्षा 6 से 8 तक होगा। और मैं आपको एक बार बता दूं कि इस बार 6 से 8 तक बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाएगा, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनको प्रोफेशनल नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा जो चौथी स्टेज होगी वो कक्षा 9 से 12वीं तक की होगी, जो कि 4 साल की स्टेज होगी, जिसको माध्यमिक चरण बोला जाएगा। तो मैं आपको एक बार बताता हूं कि इस एजुकेशन पैटर्न में, जो एजुकेशन सिस्टम में जो पहले 5 साल होंगे, पहले 5 साल उसमें 3 से 8 साल के बच्चे होंगे। जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसमें 8 से 11 साल के बच्चे होंगे। फिर नेक्स्ट 3 ईयर होंगे उसमें 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। और फिर जो नेक्स्ट 4 ईयर है उसमें 14 से 18 साल के बच्चों के लिए ये निर्धारित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा पर जो सरकारी खर्च होता था वो हमेशा जो लास्ट खर्चा था वो 4.43% था। अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जो कि GDP का 6% है। तो मेरे ख्याल से अब शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चों को पहले क्या होता था कि जब हम 11-12 तक आ जाते थे तब तक हमको ये पता नहीं होता था कि हमको करना क्या है, हमारी क्या प्रोफेशनल लाइफ बनेगी आगे जाके, कोई हमको गाइडेंस नहीं होती थी। लेकिन अब बच्चों को इस तरीके से प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी ताकि उनके हुनर को वो पहचान सके और अपने भविष्य का, एक अच्छे भविष्य का निर्माण वो कर सके।
इसके अलावा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा आसान होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन आते ही बच्चों को डर लगने लगता है, लेकिन अब वो एग्जाम आसान होंगे। इसके अलावा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। अब ये कंफर्म हो गया है कि 5वीं तक तो आपको मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी है। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो कि बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। ऐसे नेशनल राष्ट्रीय परीक्षण सेंटर बनाए जाएंगे जो कि बच्चों की परख करेंगे। इसका जो लेवल होगा वो 3 टाइप से होगा। एक तो बच्चा स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी उसका परीक्षण करेगा, और तीसरा शिक्षक उसका परीक्षण करेगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। एक स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा प्री प्राइमरी लेवल को। जो भी प्राइमरी के पहले का जो लेवल होता है उसके लिए एक स्पेशल सिलेबस बनाया जाएगा। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज और स्कूल, जो बड़े कॉलेज बड़े स्कूल्स होते हैं, मनमाना पैसा हमसे वसूलते हैं, तो उसको कंट्रोलिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो यही है कि 2025 तक 5वीं कक्षा तथा उससे ऊपर के सभी विद्यार्थियों का साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित होना चाहिए। इसके अलावा विषयों के चुनाव में बहुत अधिक लचीलापन होगा, मतलब आप क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो उसके लिए आपको पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा बच्चा, मैंने जैसा पढ़ा है कि बच्चा साइंस के साथ साथ आर्ट्स को भी अपने ले सकता है और उसको दोनों को सब्जेक्ट्स को वो अच्छे से डील कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना और उन तक शिक्षा का पहुंचना सुनिश्चित करना। जैसे बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और वो अब किसी कारण से शिक्षा नहीं ले पा रहे, तो उन सबको शिक्षा से जोड़ा जाएगा ताकि शिक्षा का एक अच्छी शिक्षा को समाज में फैलाया जा सके। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल में विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस का भी कल्चर आ चुका है, तो फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी विदेशी भाषाएं हो सकेगी वो बच्चों को सिखाया जाएगा ताकि कल को अगर वो अपने देश को वर्ल्ड लेवल पर जाकर अगर बताते हैं तो उसका उनको पूरा तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। संस्कृत का अध्ययन और इसके विशाल साहित्य का ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृत जो कहीं ना कहीं लुप्त सी हो रही है उसका अध्ययन प्रॉपर किया जाएगा और उसके विशाल साहित्य का ज्ञान हर किसी बच्चे को अच्छे से दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे समाज में शिक्षक के पेशे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा। जैसा मैं आपको बता देता हूं कि जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे समाज में शिक्षक के प्रति जो भरोसा और सम्मान है वो पैदा हो सके। क्यों, जैसा आप जानते हैं कि बहुत से, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत से शिक्षक बहुत जल्दी आसान तरीके से बन जाते हैं और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक शिक्षक का सम्मान में कमी आती है। तो इस हिसाब से इसको सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा जिससे शिक्षक के पेशे में एक सम्मान वापस लौट कर आ सके। इसके अलावा जो नियुक्ति की स्क्रीनिंग जो होगी वो पहले जैसी ही होगी। अभी भी टेट का एग्जाम होगा, ये देखिए जो स्क्रीनिंग होगी पहले जैसी होगी, टेट का इसमें एग्जाम होगा। और शिक्षक छात्र समुदाय के संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की तबादले को रोकना, कम करना होगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। मैं आपको बता देता हूं कि जो जैसे क्या होता है कि हर टीचर का ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन जो टीचर होगा उसका ट्रांसफर अब कम किया जाएगा ताकि वो बच्चों से जुड़ सके और बच्चे और टीचर के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड हो सके, और इसलिए ये कदम भी उठाया जाएगा। इसके अलावा जो पदोन्नति होगी वो अब योग्यता के आधार पर होगी। जितनी भी टीचर्स फील्ड में जो पदोन्नति होगी वो योग्यता के आधार पर होगी, मतलब जो जितना वर्क करेगा, जितनी एफिशिएंसी अपनी दिखाएगा, उसी के बेसिस पर उसकी पदोन्नति होगी। आरटी एक्ट 2009 का विस्तार किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बनाया था 2009 में, उसमें और ज्यादा उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। जब बच्चा स्कूल शिक्षा से निकलता है, जब वो हायर एजुकेशन में जाता है, तो वहां पर अब क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, अब उन पर हम बात करते हैं। कि जैसे ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री होगी, अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा।
1 साल के बाद सर्टिफिकेट, जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूं कि जो अब ग्रेजुएशन होगा या तो वो 3 साल का होगा या 4 साल का होगा। जो ग्रेजुएशन बोला गया है वो 3 या 4 साल का होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भी एक अलग ही एग्जिट सिस्टम बनाया गया है और मल्टीपल एंट्रीज बनाई गई है। वो मैं बताता हूं कैसे, कि अगर बच्चा 1 साल का, पहले क्या होता था कि बच्चा 1 साल या 2 साल या 3 साल में छोड़ के चला जाता था तो उसको फेल बोल दिया जाता था और उसको किसी तरीके का सर्टिफिकेशन या डिग्री नहीं दी जाती थी। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है। क्या चेंज किया है इसमें, कि अगर बच्चा 1 साल में छोड़ के जाता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर बच्चा 2 साल कंप्लीट करके जाता है तो उसको डिप्लोमा बोला जाएगा, और अगर वो 3 या 4 साल की डिग्री को पूरा कंप्लीट करता है तो उसको एक डिग्री दिया जाएगा। और ये छात्रों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला है। बीएड अब 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। आपको बताता हूं कि जो अब बीएड होगी वो 4 वर्ष की होगी। वो शायद मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि बीए प्लस बीएड करके उसको पूरा कॉमन करके बीएड बना दिया जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो बीएड डिग्री जो है 2030 से ये लागू होगी, 4 वर्ष बीएड डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं कि एमफिल जो कोर्स है उसको नई शिक्षा नीति से निरस्त कर दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा और उसके बाद सीधे पीएचडी होगी। अब 3 ही चीजें होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। बीच में आप जो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते रहते हैं, चाहे वो भले बीएड हो या एमफिल हो, उन सबको अब कैंसिल कर दिया जाएगा। उन सबको अब मेरे ख्याल से शायद कंबाइन किया जाएगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के अंदर उनको इस लेवल पर बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटी और एनसीईआरटी की जगह एक नियामक होगा। आपको बता देता हूं कि जो यूजीसीए और एआईसीटी ये टेक्निकल बोर्ड है, इन सबको अब मर्ज करके एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी। अब उसी एक रेगुलेटरी बॉडी से ये सब काम करेंगे। मेरे ख्याल से शिक्षा नीति में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। ये संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये परीक्षा कराएगी। अब नेशनल जो एग्जामिनेशन एजेंसी जो बनेगी, एक ही राष्ट्र की पूरी एक ही एजेंसी होगी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को करवाएगी। इसी तरह की सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। 2030 तक हर जिले में उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि वैज्ञानिक एवं सामाजिक जो रिसर्च है उस पर जोर दिया जाएगा। 2030 तक हर एक गांव में, आसपास जिले में एक उच्च शिक्षण संस्था बनाया जाएगा और साथ ही टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि जमाना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, तो इनके चलन पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टैंड ऑन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के नियम समान बनाए जाएंगे। अब किसी भी प्रकार की यूजीसी, एआईसीटी, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, डीम हो, सेंट्रल हो, स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज हो, कुछ भी हो, सबके लिए अब कॉमन पॉलिसी होगी और कॉमन एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नियम समान होंगे। इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। अब जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अब इंडिया में आकर अपना कैंपस खोल सकती है और यहाँ पर विदेशी जो अगर अपना इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लाते हैं तो इसके अलावा हमको भी बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में और मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नए भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड, एक अच्छी शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।